दुल्हन के भारी भरकम लहंगे में अक्षी बदहवास भागी जा रही थी। उसे अपनी कोई सुध-बुध नहीं थी, बस किसी भी तरह करके यहाँ से निकलना था। वो भागते हुए गली से निकलकर दूसरी गली की तरफ मुड़ी और एक बहुत बड़ी खुली सड़क पर पहुंचकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। आसपास देखा तो बड़े बड़े आलीशान मकान थे। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। दूर दूर तक लगी स्ट्रीट लाइटों की रोशनी में वो हर तरफ देखती हुई अब धीरे धीरे चल रही थी। उसके पैर शल हो चुके थे। वो बहुत देर से भाग रही थी और अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो चाहकर भी अब आगे भाग नहीं पा रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। आहट अपने करीब महसूस करते ही उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप उठा था। वो लोग मेरे पीछे आ गए हैं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो घबराती हुई वहाँ से तेजी से भागी। अचानक उसकी नज़र एक बड़े से मुख्य द्वार पर पड़ी जो आधा खुला हुआ था। वो आधा खुला दरवाजा उसे एक उम्मीद दे गया, एक सहारे की उम्मीद, अंधेरे में उजाले की किरण। ईश्वर की तरफ से उसके लिए मानो कोई रास्ता खुला था। वो सादे खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और बड़ी होशियारी से कारपोर्ट में खड़ी गाड़ी के पीछे छुपकर दुबक कर बैठ गई। रामदीन, रामदीन। अचानक एक रौबदार दमदार आवाज उसके कानों में गूंजी। एक पल के लिए वो खुद अपनी जगह पर सहम सी गई थी। जी मालिक। एक आदमी सर झुकाए उस व्यक्ति के सामने आकर खड़ा हुआ। कि मेन गेट खुला क्यों है? वही रौबदार लहजा और माथे पर बल। जी, वो गाड़ी अंदर आई थी तो शायद बंद करना भूल गया। सर झुकाए हुए जवाब आया। बंद करो इसे, और आइंदा ये गलती दोबारा हुई तो अच्छा नहीं होगा। वो अपनी सख्त ठंडी आवाज में कहता हुआ अंदर की ओर बढ़ गया। अक्षी ने छुपकर उस शख्स को देखा जिसकी उम्र लगभग 29 साल के करीब थी। उसका आधा चेहरा ही दिखाई दिया क्योंकि वो अंदर जा रहा था। अक्षी सहमकर वापस नीचे दुबक कर बैठ गई। काफ़ी देर वो वहीं बैठी आज के हादसों और हालातों पर गौर करती रही। अपने दुल्हन के लिबास को एक नज़र देखती हुई उसने अपने होंठ भींच लिए। ईश्वर की कृपा थी कि वो सही समय पर खुद को बचाने में कामयाब हो गई थी, वरना न जाने इस वक्त उसके साथ क्या हो रहा होता। आज के दौर में कौन किस पर एतबार करे, कौन किस तरह का बहरूपिया है और उस बहरूपिये के अंदर कैसा भेड़िया छिपा है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुंह पर हाथ रखे वो अपनी सिसकियों का गला घोंट गई। रात धीरे धीरे ढल रही थी। अब अक्षी को ठंड लगने लगी थी। ये एक बहुत बड़ा बंगला था। इस वक्त वो कारपोर्ट के इलाके में छिपी हुई बैठी थी, लेकिन ठंडी हवाओं ने उसे बुरी तरह ठिठुरा कर रख दिया था। शायद बारिश होने वाली थी। वो घबराकर आसपास देखती हुई कारपोर्ट के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगी कि तभी उसका लहंगा किसी गाड़ी में बुरी तरह से अटक गया। कांपते हाथों से उसने लहंगा को छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। इतनी ही देर में बारिश की मोटी मोटी बूंदें उस पर गिरती हुई उसे पल भर में ही भिगो गई थीं। हे भगवान, मदद करना, जहाँ इतना साथ दिया है थोड़ा और दे दे। वो आंसू बहाती हुई अपने लहंगे को एक झटके से छुड़ाकर आगे बढ़ी। तभी उसे घर का मेन दरवाजा थोड़ा खुला दिखाई दिया। आसपास देखा तो कोई न था। वो नज़र बचाती हुई घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। एक बहुत बड़ी गैलरी से होते हुए वो अंदर बढ़ी तो वो घर सिर्फ घर नहीं बल्कि किसी महल जैसा था। उस घर को अंदर से देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो स्वर्ग में आ गई हो। बनाने वाले ने इसे बेहद खूबसूरती से तराशा था। अपना घर तो सबके लिए स्वर्ग होता है, लेकिन मेरा घर तो मेरे लिए नर्क बन गया था। पीड़ा से सोचते हुए उसके आंसू फिर से बहने लगे। इससे पहले कि कोई उस तरफ आता और उसे देख लेता, वो तुरंत वहां से निकलती हुई एक गलियारे से गुजरी और सीढ़ियां चढ़ गई। वो धड़कते दिल के साथ सब जगह देखती हुई कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो एक दीवार की ओट में छिप गई। ये वही व्यक्ति था, विपिन चौधरी, जो बाहर गुस्से में बात कर रहा था। अक्षय को यही लगा। वो लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया था। अक्षय वहीं बैठी उस बंद दरवाजे को देखती रही। थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति फिर से कमरे से निकला और एक फाइल लिए हुए उसी तरफ वापस मुड़ गया जहां से आया था। अक्षय ने मौके को गनीमत समझा और दबे पांव उस कमरे के अंदर घुस गई। वो कमरे का नज़ारा देखकर ही बुरी तरह से दंग रह गई थी। वो उसे महल से भी ज़्यादा खूबसूरत कमरा था। आधुनिक शैली और गिलास मटेरियल से बना वो दिलकश कमरा देखने वाली हर आंख को हैरान कर देने की सलाहियत रखता था। वो दम साधे उस कमरे को देख रही थी कि तभी उसे कमरे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। वो जल्दी से एक बड़ी अलमारी के पीछे छिप गई। तभी दरवाज़ा खुला और एक मॉडर्न सी लड़की अंदर दाखिल हुई।
उसने लंबी कट वाली ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो ढक कम और दिख ज़्यादा रही थी। वो लड़खड़ाती हुई अंदर आई। बिपिन, बिपिन, वो ऊंची आवाज़ में पुकार रही थी। अक्षी का दिल धक से रह गया, कहीं ये मुझे देख न ले। वो और सिमटकर पीछे होकर बैठ गई। उसी पल कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला और वही शख्स बिपिन चौधरी अंदर कमरे में दाखिल हुआ। उस लड़की ने पलटकर बिपिन को देखा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। मेरे बिपिन। वो तुरंत अपनी बाहें फैलाते हुए बिपिन की ओर बढ़ी कि अगले ही पल बिपिन ने उसे पीछे की तरफ जोर से धक्का दिया। वो बुरी तरह लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर पड़ी। अपने इन गंदे हाथों से बिपिन चौधरी को छूने की कोशिश भी मत करना। उस शख्स ने गुस्से से शराब के नशे में धुत नीलम से कहा। क्यों क्यों न छूं? मेरा हक है तुम पर, पति हो तुम मेरे। अग्नि के सामने 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ। तुम्हें छूने का, तुम्हें देखने का, तुम्हारी हर एक सांस पर अपना हक जताने का, तुम पर अपनी नजाकत निछावर करने का सिर्फ मेरा ही हक है। वो उसके गले में बाहें डालने की कोशिश करते हुए बोल रही थी। दूर रहो, तुम जैसी गंदगी के ढेर को मैं अपने पास फटकने भी न दूं। छूना तो बहुत दूर की बात है। वो अपनी शर्ट का कॉलर झाड़ते हुए बेहद नफरत और तिरस्कार से बोला था। तुम जो भी कह लो, जब तक हमारी शादी कायम है मुझे करीब आने से रोक नहीं सकते। वो फिर से उसकी पीठ पर हाथ रखने लगी। बिपिन ने झटके से उसके बालों को थाम कर उसे परे झटक दिया। आउट फ्रॉम माई रूम। वो उसे गुस्से से दुत्कारते हुए बोला। क्यों, क्या कोई और पसंद आ गई है? वो जख्मी लहजे में पूछने लगी। आएगी तो उसी वक्त उससे शादी करूंगा, उसे अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, उसके साथ अपनी सुहागरात भी मनाऊंगा और उसे खुद को छूने का पूरा हक दूंगा। जितनी जुनूनियत से तुमसे नफरत की है ना, उतनी ही जुनूनियत से उससे मोहब्बत भी करूंगा। गॉट इट? नाउ गेट लॉस्ट। वो उसे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर फेंक आया और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। फिर उसने अपनी शर्ट उतारकर दूर उछाल दी। उसके मजबूत डोले शोले और चौड़ा सीना देखकर अक्षी दहलकर पीछे हटी। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। ये व्यक्ति बहुत ही जुनूनी और गुस्से वाला था। अपनी पत्नी के साथ ही जरा भी लिहाज न किया, और अगर इसे जरा भी खबर हो जाती कि कोई अनजानी लड़की इसके कमरे में है तो न जाने क्या सजा देता। फिक्र और खौफ से उसकी सांसें थमने लगीं। वो जरा सा आगे हुई तो बेध्यानी में पास रखा लैंप गिरा बैठी। बिपिन जो अपनी शर्ट उतारकर अब पैंट से बेल्ट निकाल रहा था, आवाज पर तुरंत पलटा और अपने सामने दुल्हन के जोड़े में सजी एक कमसिन लड़की को देखा। उसकी आंखों की पुतलियां एकदम से फैल गईं, जबकि अक्षी की तो मानो सांस ही रुक गई थी। बिपिन ने होठ भींचे, उस लड़की के करीब जाते हुए माथे पर बल डाले उसे सर से पांव तक देखा, जो भला की खूबसूरत थी। और सबसे ज्यादा आकर्षक उसकी भूरी आंखें थीं, जिन पर लंबी घनीदार पलकें कांप रही थीं। उन आंखों में एक डर था, एक खौफ। वो बिपिन के 2 कदम और पास आने पर पीछे दीवार से जा सटी। वो थर थर कांपने लगी थी। बिपिन ने आगे होकर उसके दोनों तरफ अपने दीवार पर हाथ रखे और उसे अपनी आगोश में घेर लिया। वह मारना मत। अक्षी ने तुरंत अपना चेहरा छिपा लिया। बिपिन ने दांत पर दांत जमाए उस लड़की को देखा, जो वाकई मासूम थी या फिर मासूम बनने का नाटक कर रही थी। कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे आई? वो दरवाजे से, अक्षी ने डरते डरते कहा, जबकि हाथ नीचे गिरा दिए। नाम? वो गहरी नज़रों से उसके चेहरे का मुआयना करते हुए पूछ रहा था। जी अक्षी। निकनेम अक्कू। वो अपनी भारी पलकें झपकाते हुए बेहद नरम आवाज में बोली। मैंने तुमसे तुम्हारा निकनेम नहीं पूछा, ये बताओ किसने भेजा है तुम्हें? अब की बार वो पीछे हटते हुए दराज से सिगरेट निकाल कर सुलगाते हुए एक भौं उचकाकर गुस्से से पूछने लगा कि किसी ने नहीं, मुझे पना चाहिए। वो हकलाते हुए डरे डरे लहजे में बोली। अपनी शादी से भागी हो? धुआं हवा में छोड़ते हुए वो उसे सर से पांव तक देखते हुए अब दिलचस्पी से पूछ रहा था। अक्षी ने गर्दन ना में हिलाई, फिर अगले ही पल हाँ में हिला दी। जबरदस्ती कर रहे थे घर वाले? नहीं। अब की बार सब कुछ याद आते ही उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई और लहजा नम हो गया। फिर भागी क्यों? धोखा था सब एक छलावा था। आप मुझसे शादी कर लीजिए प्लीज। वो अचानक उस पर यह बम फोड़ गई। क्या कह रही हो? दिमाग ठिकाने है? वो सिगरेट एस्ट्रे में मसलता हुआ उठा। प्लीज कर लीजिए, मुझे पनाह चाहिए और आपको एक अच्छी वफादार पत्नी। पूरी जिंदगी के लिए नहीं, बस कुछ समय के लिए मुझसे शादी कर लें। मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। वो उसके आगे हाथ जोड़ गई। तुम पागल हो? बिपिन चौधरी ऐसी किसी राह चलती लड़की से शादी नहीं करेगा, समझी तुम? वो खुरदुरे मगरूर लहजे में बोला। मैं भी कोई आम लड़की नहीं हूँ मैं। कहते कहते अचानक उसकी जबान पर ब्रेक लग गया। बात पूरी करो अपनी।
अक्षय ने सर झुकाकर उसकी ओर देखा। मुझे यहाँ से जाना है, वो अब की बार संजीदा लहजे में कहती हुई दरवाजे के लॉक की ओर बढ़ी। और तुम्हें लगता है कि विपिन चौधरी तुम्हें ऐसे जाने देगा? उसकी रौबदार आवाज़ पर अक्षय के कदम ठिठक गए, जबकि दिल जोरों से धड़का। क्या नाम है तुम्हारे बाप का? वो उसके करीब आते हुए पूछने लगा। शिवनाथ। अक्षय के जवाब पर एक पल को विपिन चौधरी की आंखों का रंग लाल हुआ। क्या हुआ, चौंक गए आप? वो नाम ही ऐसा है, लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगा, अभी इसी वक्त। अभी अक्षय अपनी बात पूरी ही कर रही थी कि विपिन चौधरी ने उसे बीच में ही टोक दिया। अचानक मेरे पापा का नाम सुनकर आपको एहसास हुआ कि मैं कोई राह चलती लड़की नहीं हूँ, आपसे शादी करने के काबिल हूँ। अमेजिंग। अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, वो मुंह बनाकर कहती हुई दरवाजे के लॉक पर हाथ रख गई। तुम्हारी दिलचस्पी हो या न हो, शादी तो अब मुझसे ही होगी, और अभी होगी। विपिन चौधरी की हद में जो चीज़ आ जाती है वो विपिन चौधरी की हो जाती है। और तुम तो विपिन चौधरी के कमरे में खड़ी हो, तो क्या विपिन चौधरी तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा? विपिन ने उपहास भरे अंदाज में कहा। आप एक बात समझ लीजिए, अक्षय शिवनाथ कोई चीज़ नहीं है, बल्कि जीती जागती इंसान है। और मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई थी और यहाँ से जा भी सकती हूँ अपनी मर्जी से। किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे रोक सके। विपिन की रौबदार बातों पर वो अपना सारा डर भूलकर उसकी आंखों में आंखें डालकर सीधा जवाब देती हुई उसे भड़का गई। अगले ही पल विपिन ने उसे बिस्तर पर जोर से पटका। अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले वो मजबूत और कद काठी का मालिक, बेहद आकर्षक मर्द उस वक्त बिना शर्ट के अक्षय के बिल्कुल सामने खड़ा था। शादी तो तुम्हें करनी ही होगी, सीधे तरीके से या फिर टेढ़े तरीके से, वरना दूसरा रास्ता भी है मेरे पास। वो दूसरी सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगा था। मुझे डराने की नाकाम कोशिश मत कीजिए मिस्टर विपिन चौधरी, मैं किसी से नहीं डरती। अंदर ही अंदर बुरी तरह सहमी वो लड़की बजाहिर बहुत बहादुर बनी खड़ी थी। ये तो तुम्हारे बाप को यहाँ बुलाने के बाद पूछूंगा। विपिन की बात पर अक्षय ने अपने होंठ भींच लिए। उसके चेहरे पर एक गहरा साया लहरा गया। हरगिज नहीं, आप उन्हें नहीं बुलाएंगे। वो उसके पास जाते हुए 2 कदम के फासले पर रुककर बोली। तुम्हारे बाप का नंबर मेरे मोबाइल में सेव है। बाप से मुलाकात या मुझसे शादी, फैसला तुम्हारा। वो बेहद शांत अंदाज में बोला। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? वो आंखों में आंसू भरकर बोली। जो समझना है समझ लो। वो भी बेरहमी से बोला। आप क्यों करना चाहते हैं मुझसे शादी? वो तंग आकर बोली। मेरा कोई इरादा नहीं था, तुमने ही मेरे दिमाग में ये बात डाली है, तो अब भुगतो। वो भी तुरंत जवाब देता हुआ अपनी सिगरेट फिर से एस्ट्रे में मसल गया, जबकि अक्षय अपने हाथों की उंगलियां आपस में उलझाए हुए गहरी बेचैनी का शिकार हो गई। कहाँ चली गई, कुछ तो पता चले। कितनी ही देर से शिवनाथ के आदमी अक्षय को ढूंढ रहे थे। मालिक, हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन बिटिया कहीं नहीं मिली। दीपू काका ने सर झुकाकर कहा। तो शिवनाथ का भारी हाथ उस पर उठ गया। मुझे वो हर हाल में चाहिए, जानते हो ना। अगर वो नहीं मिली तो जयवर्धन क्या करेगा? ढूंढो उसे, कहीं से भी, पाताल में भी छिपी हो तो उसे ढूंढ कर लाओ, वो भी जिंदा। शिवनाथ चिल्लाया था और सब एक बार फिर से अक्षय की तलाश में निकल गए। अगर ये लड़की नहीं मिली तो? नहीं, उसे मिलना ही होगा। ईश्वर, मेरी बेटी तेरे हवाले है। वो तड़पकर भगवान से प्रार्थना कर गया, लेकिन जब नियत में ही खोट हो तो प्रार्थनाएं कहाँ स्वीकार होती हैं। जयवर्धन के साथ आज अक्षय का मंडप में विवाह होना तय हुआ था, लेकिन किसी वजह से जयवर्धन समय पर पहुंच न सका और अक्षय को मौका मिल गया और वो वहां से भाग निकली। ऐसे में उन्हें अक्षय को ढूंढने का मौका तो मिल गया था, लेकिन अभी तक उन्हें अक्षय का कोई सुराग नहीं मिला था। सुबह के 6 बजे विपिन अक्षय को कमरे से लेकर बाहर निकला, जबकि फ़ोन पर अपने खास आदमी तुषार को पंडित जी और बाकी शादी की तैयारियां पूरी करने को कह चुका था। विपिन, कौन है ये लड़की? रुक्मणी देवी यानी विपिन की चाची ने हैरानी से दुल्हन के लिबास में कमसिन लड़की को विपिन के साथ उसके कमरे से निकलते देखा तो सीढ़ियां उतरते हुए वो बुरी तरह से ठिठक गई थी, जबकि उनके पीछे खड़ी नीलम पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। विपिन को तो जैसे लड़कियों से एलर्जी थी, जो किसी भी लड़की को अपने नज़दीक भी फटकने नहीं देता था। यहाँ तक कि नीलम के साथ कागजी रिश्ता होने के बावजूद वो कितनी बार उसके करीब आना चाहती थी, क्या क्या जतन नहीं किए थे, लेकिन वो उसे छूना तो दूर की बात, देखना भी गवारा नहीं करता था। उसकी नज़र में नीलम एक आज़ाद ख्याल लड़की थी, जिसका सजना संवरना दुनिया के सभी मर्दों के लिए था। वो ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में मजबूरी में नाम तो दे गया था, लेकिन वो स्थान कभी ना दे सका जो विपिन चौधरी की पत्नी को मिलना चाहिए था।
ये अक्षी है मेरी होने वाली पत्नी। विपिन ने बिना किसी झिझक के उसका परिचय करवाया। क्या क्या बोल रहे हो विपिन? ऐसा कैसे मुमकिन है? तुम तो शादीशुदा हो और ये लड़की? रुक्मणी देवी को गहरा अचंभा हुआ। तो मेरी जिंदगी में आने वाली स्त्री मेरी पसंद की होनी चाहिए ना, फिर ऐतराज की क्या वजह? वो कलाई पर पहनी घड़ी में समय देखता हुआ बोला। तुम मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते विपिन। नीलम उसके करीब जाती हुई बोली। उसका लहजा रुंधा हुआ था। दूर रहकर बात करो। विपिन के लहजे में साफ नफरत थी। वो बुरी तरह अपसेट हो गई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। विपिन चौधरी एक बार जो फैसला ले लेता फिर पीछे नहीं हटता था। और फिर बाकी थोड़ी ही देर में विपिन ने उस लड़की से विवाह कर लिया। अग्नि को साक्षी मानते हुए अक्षय के हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में आंसू लिए वो ये सब कर गई। जब फैसला ले ही लिया था तो फिर डर किस बात का? लेकिन जब विपिन को सारी सच्चाई का पता चलेगा तब उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। उसने डरते हुए विपिन की ओर देखा जो बेहद गंभीर लग रहा था। उस क्रूर जयवर्धन से शादी करने से बेहतर था कि मैं एक इज्जतदार इंसान से शादी कर लूं, भले ही बाद में सारी सच्चाई जानने के बाद वो मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन मैं मना लूंगी। वो दिल ही दिल में आने वाले समय को सोचकर खुद को तसल्ली दे रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो कितनी बड़ी परीक्षा में पड़ने वाली थी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? नीलम ने पूरे कमरे का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया था। रो रो कर उसका बुरा हाल था। बस करो मेरी जान, तुम्हें पता है ना विपिन एक बार जो ठान ले फिर उससे पीछे नहीं हटता। रुक्मणी देवी ने बिलख बिलख कर रोती नीलम को संभालना चाहा, जबकि वो खुद भी गुस्से से तिलमिला रही थी। वो घबराई हुई सी विपिन के कमरे में बैठी थी। कुछ देर पहले ही वो इस कमरे में अपनी जान बचाने और पनाह लेने आई थी, और अब वो उसी कमरे की मालकिन बन गई थी। उसे उस लड़की नीलम के लिए बहुत दुख महसूस हो रहा था, लेकिन अक्षी भी क्या करती, वो भी मजबूर थी। उसे खुद को सुरक्षित करना था। वो खुदगर्ज हो गई थी शायद अपने पिता शिवनाथ और उस खौफनाक जयवर्धन की वजह से। विपिन कमरे में दाखिल हुआ तो वो झट से सोफे से उठकर खड़ी हुई। विपिन ने गहरी मुस्कान के साथ उसे देखा। अक्षी का नन्हा सा दिल पसलियों में टकराने लगा। वो घबराकर अपनी जगह पर जम गई, जबकि विपिन उसकी तरफ बढ़ने की बजाय अलमारी की ओर बढ़ा। वहां से कुछ जरूरी कागजात लेकर वो खामोशी से बाहर निकल गया। अक्षी फिर से चुपचाप वहीं बैठ गई। सारा दिन गुजर गया, कोई भी कमरे में नहीं आया। अब तो अक्षी को जोरों की भूख भी लगी थी। हालात कैसे भी हों, पेट की भूख तो कभी नहीं मिटती। पेट में ऐंठन होने लगी थी। कल दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, और अब भूख बर्दाश्त न होने से उसकी आंखें भर आईं। एक तो वो इतना बड़ा फैसला कर गई थी, बिना विपिन को जाने पहचाने उससे शादी कर ली थी, और अब उसके रहमो करम पर बैठी हुई थी। बेख्तियार उसे शिवनाथ और जयवर्धन की याद आई तो वो अंदर से कांप उठी। फिर खुद को संभालते हुए वो उठी और कमरे से बाहर निकली। अंदाजे से चलती हुई वो रसोई ढूंढती किचन में आई, जहाँ इस वक्त कोई नहीं था। इतना बड़ा महल नौकरों से खाली। अक्षी थोड़ी हैरान हुई। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन किचन में ऐसा लग रहा था जैसे आज कोई आया ही ना हो। वो एक तरफ रखे बड़े से फ्रिज की ओर बढ़ी। उसे खोला तो उसकी आंखें खुशी से भीग गईं। बर्गर, सैंडविच, ग्रिल्ड चिकन, पनीर टिक्का और ऐसे ही ढेरों खाने की चीज़ों का ढेर लगा था। इन्हें देखकर अक्षी की भूख और भी चमक उठी। वो उनमें से कुछ चीज़ें निकालकर शेल्फ पर रखने लगी, लेकिन उसका भारी दुपट्टा बार बार उसे तंग कर रहा था। इसीलिए उसने दुपट्टा उतारकर पास रखी एक कुर्सी पर टिका दिया और फिर से अपने काम में जुट गई। मज़े से सब कुछ शेल्फ पर रखते हुए अब वो प्लेट में अपने लिए थोड़ा थोड़ा करके खाना निकाल रही थी। उसके मुंह में पानी भर आया था। सब कुछ निकाल लेने के बाद वो तसल्ली से डाइनिंग टेबल पर बैठी ही थी कि तभी 1 मिनट, अभी उसने खाना शुरू भी नहीं किया था कि अचानक पीछे से आती एक औरत की आवाज़ पर बुरी तरह चौंकी। पलटकर देखा तो विपिन की पहली पत्नी नीलम उसे खूंखार नज़रों से घूर रही थी। वो गुस्से से आगे बढ़ी और अक्षी के आगे से प्लेट झपट ली, फिर बड़े गुस्से से उसे सेल पर पटक दिया। किसकी इजाज़त से तुम मेरे किचन में दाखिल हुई? वो कड़े तेवरों से उसे देखते हुए बोली। अक्षी के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो खामोश रही। बोलो, क्यों आई तुम यहाँ पर? खाना चोरी कर रही थी। नीलम के नए इल्ज़ाम से अक्षी की आंखें हैरानी से फैल गईं। समझती क्या हो तुम खुद को? मेरे विपिन के कमरे में पहुंच गई हो तो क्या मेरी हर चीज़ पर कब्जा कर लोगी? उसकी बाहों को सख्ती से दबोचते हुए वो फुनकारी। तुम भले ही कमसिन हो, खूबसूरत हो, लेकिन विपिन चौधरी पर पहला हक मेरा है, नीलम का, समझी तुम? वो उसे एक झटके से छोड़ गई। आइंदा मेरे किचन में कदम भी रखा तो टांगें तोड़ दूंगी।
जिससे शादी की है उसी से कहो कि तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करे। वो सब चीज़ों को वापस डिब्बों में रखते हुए बिना पलटे उससे बोले जा रही थी, जबकि दरवाजे में खड़े विपिन चौधरी ने उसकी सारी बातें सुन ली थीं। अक्षय की पीठ विपिन की तरफ थी। वो बेबसी से उन चीज़ों को देख रही थी। भूख से उसकी जान निकल रही थी। नीलम ने सब कुछ वापस फ्रिज में रखते हुए पलटकर अक्षय को देखा, लेकिन उसके पीछे खड़े विपिन को देखकर अपने होंठ भींच लिए। विपिन का चेहरा भावहीन था। नीलम ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। अक्षय ने खामोशी से अपना कामदानी दुपट्टा कुर्सी से उठाया, खुद पर ओढ़ा और नम आंखों से किचन से जाने लगी कि विपिन को सामने देखकर ठिठक गई। विपिन अंदर आया और उसने अक्षय की तरफ देखा। उसकी आंखों में शिकवा देखकर विपिन के माथे पर बल पड़ गए। अगले ही पल वो उसकी कलाई थामकर उसे वापस कमरे में ले आया और बिस्तर पर पटक दिया। उसके इस व्यवहार से अक्षय हक्की बक्की रह गई थी। किससे पूछकर कमरे से बाहर कदम निकाला तुमने? बोलो। वो उसके पास बिस्तर पर एक टांग टिकाता हुआ उस पर झुक गया। अक्षय सहम कर पीछे हटी। मुझे भूख? क्या भूख? भूख से मर तो नहीं गई थी ना? आदत हो जानी चाहिए अब तुम्हें भूखा रहने की। वो मुंह बनाकर बोलता हुआ पीछे हटा। अक्षय को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। आइंदा बाहर मत निकलना, इसी कमरे में रहना है तुम्हें। तुम्हें तुम्हारी औकात का खाना मिल जाएगा। विपिन ने फ़ोन पर किसी को मैसेज करते हुए उससे सरसरी अंदाज में कहा। क्या मतलब? क्या है मेरी औकात? वो भी तुरंत उठकर खड़ी हुई थी। शिवनाथ की बेटी की औकात मेरी नज़र में 2 कौड़ी की भी नहीं है। वो गुस्से से फुनकारा। अक्षय को लगा जैसे उसका दिमाग घूम गया हो। वो खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हुई। तो आप पापा के दुश्मनों में से एक हैं? एक ही पल में अक्षय ने सारा अंदाज़ा लगा लिया, जबकि विपिन के चेहरे पर अब भी वही बेपरवाह और सख्त भाव थे। आपने मुझे जाल में फंसाया। अक्षय ने अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विपिन ने आगे बढ़कर आने वाले शख्स से एक थैली थामी और लाकर बिस्तर पर पटक दी। बहुत भूख लगी थी ना तुम्हें? ये लो खा लो, और सारा मत खाना। दोबारा खाना पूरे 24 घंटे के बाद मिलेगा। वो एक फ़ोन कॉल रिसीव करता हुआ बाहर निकल गया। अक्षय की आंखों से आंसू बहने लगे। न जाने कितने लोगों से उसे अपने बाप की दुश्मनी के चक्कर में खुद को नीचा दिखाना पड़ेगा। उसका सिर तेज दर्द से फटने लगा था। भूख भी बेतहाशा लगी थी। पेट में बाकायदा ऐंठन होने लगी थी। आगे बढ़कर उसने थैली खोली तो उसमें से एक छोटे से लिफाफे में उबले हुए चावल और दूसरे में थोड़ी सी दाल थी। उनकी मात्रा इतनी कम थी कि एक बार में भी उसका पेट न भरता। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो यहाँ खुद को अपनी इज्जत को बचाने के लिए पनाह लेते हुए उस इंसान की ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। न जाने क्या दुश्मनी थी इसकी शिवनाथ से, जिसका हर जाना अब मुझे भुगतना पड़ेगा। वो दर्द से सोचती हुई डिस्पोजल प्लेट में चावल निकालने लगी। उसने ज़िंदगी में कभी खाने का अनादर नहीं किया था, इसलिए जो भी मिला उसे ईश्वर की कृपा मानकर खा लिया। दाल चावल खाकर वो थोड़ी शांत हुई। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए बचे हुए चावल वापस लिफाफे में डालकर एक तरफ रख दिए। कमरे में पानी तक नहीं था और प्यास से उसके गले में कांटे चुभ रहे थे। वो अब पानी के लिए बाहर कहाँ जाती? पता नहीं विपिन चौधरी कौन है जो मुझे यहाँ कैद कर गया है। वो अब बिस्तर पर लेटकर बीते समय को सोचते सोचते नींद की आगोश में खोने लगी। फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई और बहुत देर तक सोती रही। आंख तब खुली जब उसे अपने शरीर पर किसी चीज़ के रेंगने का एहसास हुआ। वो स्पर्श उसकी पिंडलियों से ऊपर आ रहा था। अपनी जांघों पर किसी के हाथों का गर्म स्पर्श महसूस होते ही वो झटके से आंखें खोलकर पीछे हटी। कमरे में मध्यम रोशनी थी और गहरी खामोशी फैली हुई थी। अक्षय का दिल जोरों से धड़क उठा। वो झटके से उठ बैठी। अपने बेहद करीब विपिन को देखकर वो डर के मारे गहरी गहरी सांसें लेने लगी। विपिन बिना शर्ट के सिर्फ ब्लैक सैंडो बनियान में था। अक्षय घबराकर बेड के सिरहाने से जा लगी। क्या हुआ? इतना डर किस बात का है? वो और भी उसके नज़दीक आते हुए बोला। मुझसे दूर रहिए, वो हकलाते हुए बोली। शादी तुमसे दूर रहने के लिए तो नहीं की ना? वो झटके से उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा गया। वो विपिन के नंगे सीने पर दोनों हाथों से दबाव बनाकर उसे पीछे हटाने की नाकाम कोशिश करने लगी, जिस पर विपिन ने उसके दोनों हाथों को एक ही हाथ से पकड़कर पीछे की ओर मरोड़ दिया। अक्षय के होंठों से चीख निकल गई। मुझे बगावत करने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना ही मैं ज़बरदस्ती करने का कायल हूँ। बेहतर होगा जो कर रहा हूँ उसे करने दो। और इतनी नादान तो तुम भी नहीं हो। जब शादी होगी तो करीब तो आऊँगा ही, इतना भी ब्रह्मचारी नहीं हूँ मैं। अगर पहली पत्नी के करीब नहीं गया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगा।
विपिन ने उसका चेहरा अपनी गिरफ्त में भींचते हुए कहा, आप झूठे और धोखेबाज हैं। आपने मुझे धोखा दिया। कोई फर्क नहीं है आप में और शिवनाथ में, आप सब एक जैसे हैं। अक्षी गुस्से से चिल्लाई, आवाज नीचे। विपिन ने उसका जबड़ा भींचा। खबरदार, जो उस नीच इंसान से मेरी तुलना की तो जान ले लूंगा तुम्हारी। विपिन गुर्राया था। उसी नीच इंसान की बेटी को अपनी जरूरत का सामान बनाने लगे हैं आप। अक्षी ने भी तड़ाक से जवाब दिया। विपिन ने अगले ही पल उसे वापस बिस्तर पर पटका और उसका भारी कामदानी दुपट्टा उतार कर उसके वजूद से अलग कर दिया। अक्षी ने दहलते दिल से उसे देखा। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, वो तड़पते हुए बोली। ये तो तुम पर निर्भर करता है कि तुम मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर न करो, बल्कि मेरा साथ देते हुए इस रात को भरपूर अंदाज में एंजॉय करो। वो उसके ब्लाउज को एक ही झटके में उसके वजूद से अलग करता हुआ उसके नरम धड़कनों तक आ पहुंचा। उसकी धड़कनों पर अपने हाथों का तीव्र स्पर्श बिखेरते हुए उसने अक्षी की सिसकियां निकलवा दी। अभी तुमने मेरा एक ही रूप देखा है, अब मैं तुम्हें अपना वो खास रूप दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। वो उसके होठों के पास झुककर बोलता हुआ अपने होठ उसके लबों से छुआकर जुनूनी हो उठा था। प्लीज विपिन, मुझे नहीं पता कि शिवनाथ ने आपके साथ क्या बुरा सलूक किया है, लेकिन प्लीज मुझे उनके किए की सजा मत दीजिए। वो ना चाहते हुए भी रो पड़ी। उसने जो किया है उसका हर्जाना तो अब तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, लेकिन तुमने जो किया है उसकी सजा भी होगी, और वो है मेरी नज़दीकी। कहते ही वो उसके होठों पर टूट पड़ा और पूरी शिद्दत से उसे अपनी आगोश में ले लिया। अक्षी की सिसकियों को अपने होठों में घोंटते हुए वो उसका लहंगा भी उसके वजूद से सरका गया। अक्षी बेबसी से मचल उठी। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं तुम्हारे साथ। विपिन ने खुद को भी हर पर्दे से आज़ाद करते हुए उस पर छाते हुए कहा। उस पर अक्षी की सांसें हलक में अटक गईं। अगले ही पल विपिन के सख्त वजूद का स्पर्श महसूस करते ही वो अपना निचला होंठ दांतों तले कुचल गई। शर्म से गाल तपने लगे थे। विपिन उसका ये मासूम सा अंदाज देखकर अंदर तक पिघल गया और उसके अगले हर कदम में एक अजीब सी नरमी झलकने लगी। वो बहुत ही नाजुक सी थी। उसके पहाड़ जैसे वजूद के नीचे वो दबी जा रही थी और सांस भी मुश्किल से ले पा रही थी। विपिन ने खुद को उस पर संभालते हुए उसकी मक्खन धड़कनों पर अपने होठों की नरम और गीली छुअन को बिखेरना शुरू कर दिया। 29 साल उसने पूरे संयम और कुंवारेपन के साथ गुजारे थे। नीलम रुक्मणी चाची की छोटी बहन थी और रुक्मणी चाची के साथ ही रहती थी। नीलम से उसकी शादी 1 महीने पहले हुई थी। विदाई से पहले ही उसका एक अर्जेंट कॉल आ गया और वो बहुत ज़रूरी काम से दुबई चला गया था। 1 हफ्ते के बाद बिना बताए वो लौटा, घर वालों को सरप्राइज़ देने के इरादे से, लेकिन खुद ही सरप्राइज़ हो गया जब उसने उसे अपने एक दोस्त के साथ आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसी दिन वो उसे तलाक देकर रिश्ता ख़त्म कर देता, लेकिन उसकी दादी की दी हुई कसम ने उसके कदम और शब्द रोक लिए थे। अगर दादी कसम न देती तो वो उसी दिन नीलम से अपना नाम तक छीन लेता। उसके बाद दादी ने बहुत कोशिश की कि उनका पोता नीलम को पूरी तरह पत्नी का दर्जा देकर घर बसा ले, लेकिन विपिन का इनकार कभी इकरार में न बदला। वो अपनी भावनाओं और उसूलों में जितना सच्चा था, अपने जीवन साथी से भी उतनी ही पवित्रता और वफादारी चाहता था, जो सिर्फ और सिर्फ उसी की हो, सिर से पांव तक केवल उसी की हो, ना कि दूसरों की बाहों की शोभा बन चुकी हो। नीलम उस दिन नशे में धोती थी और खुद पर से काबू खोते हुए विपिन के करीबी दोस्त के साथ इंटीमेट हो गई थी, जिसे विपिन ने अपनी आंखों से देख लिया था। अब नीलम चाहकर भी विपिन का भरोसा पहले जैसा कभी हासिल नहीं कर सकती थी। नीलम विपिन से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसे पाने का जुनून था। उसे विपिन के करीब पहुंचना उसका पहला मकसद था, जिसमें वो अब तक पूरी तरह नाकाम रही थी, क्योंकि विपिन उसे अछूत समझता था। कुछ कमज़ोर पलों में बहकर वो अपना सब कुछ ख़त्म कर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो उतनी ही उसके लिए पागल होती जा रही थी। और आज विपिन बदला और नफरत के इरादे से अक्षय की ओर बढ़ा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी नाजुकता और मासूमियत को महसूस करते हुए उसका कठोर रवैया एकदम नरम पड़ता चला गया। अपने शरीर पर विपिन की छुअन और प्यार भरे स्पर्श को महसूस करते हुए इस बार अक्षय के मुंह से कुछ मधुर सिसकियां निकल पड़ी थीं, लेकिन उन सिसकियों में अब दर्द कम था और एक अजीब सा सुकून ज़्यादा था। विपिन उसकी इस प्रतिक्रिया को महसूस करके और भी मदहोश हो गया। वो बिल्कुल पवित्र और अनछुई थी। यह एहसास विपिन के रोम रोम में सुकून भरकर उतर गया था। उसने आज तक अपने आप को सिर्फ अपनी पत्नी के लिए बचा कर रखा था। जब वो खुद पवित्र था तो पत्नी कैसे अपवित्र स्वीकार कर लेता, लेकिन जब उसे अपनी पत्नी का वजूद एकदम अनछुआ महसूस हुआ
तो उसका रोम रोम खुशी से खिल उठा था। एक ही झटके में वो उसकी नाजुकी में उतर गया, जैसे अक्षी तड़प कर रह गई। उस पर अपनी दीवानगी बिखेरते हुए वो उसके होश उड़ाता चला जा रहा था। विपिन की शुरुआती नरमी अब खत्म हो चुकी थी। अब पूरे कमरे में बस दोनों की तेज चलती सांसें, गर्म जिस्म, मदहोशी और गहरी सिसकियों की आवाज़ें थीं जो उन दोनों के एक होने की गवाही दे रही थीं। अगले ही पल उसे अपने ऊपर संभाले हुए वो फिर से अपना सारा प्यार और जुनून उस पर लुटाने लगा। अक्षी को तो चैन से सांस लेने तक का मौका नहीं मिल रहा था। वो थी ही इतनी छोटी, नर्म, नाजुक सी कि विपिन एक पल में कभी उसे ऊपर तो कभी नीचे कर लेता। विपिन की इस बेकाबू दीवानगी को सहते सहते वो 19 साल की नाजुक सी लड़की पूरी तरह थक कर पस्त हो चुकी थी। लेकिन विपिन का जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि जैसे जैसे रात ढल रही थी उसका प्यार बढ़ता ही जा रहा था। अक्षय इस तरह अचानक बने रिश्ते के पूरे होने पर बहुत खुश तो नहीं थी, पर अब नाराज भी नहीं थी। विपिन चौधरी उसे पहली ही नज़र में एक अच्छा इंसान लगा था, एक ऐसा मसीहा जो उसे जयवर्धन और शिवनाथ जैसे दुष्टों से बचा सकता था। और ये सब तभी हो सकता था जब वो खुद को विपिन को सौंप दे, ताकि उसके वजूद की सुरक्षा विपिन खुद करे। जब वो उस पर अपने नाम का हक जमा ले। आखिर विपिन चौधरी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और अरबपति इंसान था, जिसका नाम ही काफ़ी था। सिर्फ विपिन चौधरी ही अकेला एक ऐसा इंसान था जो उसके बाप शिवनाथ और डॉन जयवर्धन से मुकाबला कर सकता था। यही वजह थी कि विपिन के शादीशुदा होने के बावजूद अक्षी ने खुद उसे शादी के लिए कहा, जिसे विपिन ने तुरंत मानकर उसे अपनी पत्नी बना लिया। विपिन, प्लीज़ थोड़ा रुको, तुम बहुत मोटे हो, मैं तुम्हें सह नहीं सकती। उसकी इस बेकाबू दीवानगी से टूटती बिखरती हुई वो आंखें बंद किए उखड़ती सांसों में मिन्नत करने लगी। उसकी इस मीठी गुहार से विपिन का जुनून और भी बढ़ गया। जब शादी की ऑफर की थी तब नहीं देखा था कि मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ। वो बिना रुके अपने प्यार की रफ्तार और भी तेज करते हुए उसकी जान होठों तक ले आया था, और फिर खुद भी शांत हुआ और अक्षी को भी एक मीठे सुकून में छोड़ गया। अगर मुझे वो लड़की नहीं मिली तो तुम्हारी मौत पक्की है शिवनाथ, मैं जरा सा भी तरस नहीं खाऊंगा। 45 साल के जयवर्धन की आवाज़ में खौफनाक गुस्सा था। वो मिल जाएगी, वो आपकी ही है, ये वादा है शिवनाथ का। शिवनाथ ने जयवर्धन को भरोसा दिलाते हुए कहा। 24 घंटे के अंदर उसे ढूंढकर मेरे हवाले करो। शादी तो अब बाद में करूँगा, पहले उसके नाजुक जिस्म पर अपना हक जमाऊंगा। जयवर्धन की नज़रों में अक्षी का वो नाजुक और खूबसूरत चेहरा घूम गया, जिसने पल भर में ही उसकी गंदी नीयत को और भड़का दिया। मुझे वो लड़की चाहिए हर हाल में, वरना हर तरफ तबाही मचा दूंगा शिवनाथ, जयवर्धन ने जोर से चिल्लाकर कहा। ये सुनकर शिवनाथ ने अपने होंठ भींच लिए। जयवर्धन एक अंडरवर्ल्ड डॉन था और अक्षी उसे पहले ही नज़र में पसंद आ गई थी, इसीलिए उसने शिवनाथ से अक्षी का हाथ मांग लिया। शिवनाथ उसके हर गलत काम में उसका साथ देता था। उसने सालों से अपनी बेटी अक्षी को उस दुनिया की नज़र से छिपा कर रखा था, लेकिन एक दिन जयवर्धन की बुरी नज़र उस पर पड़ ही गई। अपने पुराने कर्ज के बदले जयवर्धन ने उससे अक्षी की मांग की। वैसे तो शिवनाथ जयवर्धन का कर्ज वापस करके अपनी बेटी को बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शिवनाथ ने किसी तरह अक्षी को जयवर्धन से शादी करने के लिए राजी कर लिया, लेकिन ठीक शादी वाले दिन अक्षी को पता चल गया कि उसके पापा जिस इंसान से उसकी शादी करा रहे हैं वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा गुंडा है और उम्र में उससे 25 साल बड़ा है। इसी वजह से वो शादी के मंडप से भाग निकली थी और अभी तक किसी को पता नहीं चल सका कि वो कहाँ पर है। सुबह जब विपिन की आँख खुली तो उसने अक्षी को अपने सीने पर सिर रखकर गहरी नींद में सोते हुए पाया। उसकी हल्की हल्की सांसों को महसूस करते ही विपिन के चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान आ गई। उसके दिल की प्यास को सुकून मिला था, लेकिन शायद ये सुकून भी पल भर का था, क्योंकि एक बार फिर से उसके अंदर अपनी पत्नी की चाहत जाग उठी थी। उसने अपने दांत से अपना निचला होंठ दबाया, क्योंकि पूरी रात उसने अक्षी को एक पल के लिए भी सोने नहीं दिया था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसे नींद आई थी। विपिन ने प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसके सिर पर अपने होंठ रख दिए। उसके अंदर एक अजीब सा प्यार जाग उठा था। रात के ऐसा करीब आने के बाद भी उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। अचानक उसने अक्षी को अपने नीचे करते हुए उस पर अपना साया किया। अक्षी जो उसकी शर्ट पहने हुए अपनी खूबसूरती से विपिन को अपनी ओर खींच रही थी, अपनी गर्दन पर उसकी जीभ की गीली छुअन महसूस करके नींद में ही गहरी गहरी सांसें लेने लगी और अनजाने में ही विपिन को खुद से दूर धकेल दिया। बस ये महसूस होते ही विपिन का मिजाज पल भर में बदल गया। अगले ही पल जो शर्ट अक्षी के बदन पर थी
वो भी उससे अलग हो गई। अक्षी घबराकर आंखें खोलती हुई विपिन को हैरानी और डर से देखने लगी। विपिन ने उसकी घनी पलकों को नरमी से छुआ और उसके होंठों पर झुककर पूरे जुनून से अपना प्यार लुटाने लगा। एक बार फिर विपिन को रात वाले दीवाने रूप में देखकर अक्षी दिल ही दिल में कांप उठी। नहीं विपिन, प्लीज अभी नहीं, मुझे दर्द। वो आंखों में आंसू भरकर बोली। अच्छा, अभी दूर कर देता हूँ तुम्हारे सारे दर्द। वो अक्षी की हर कमजोरी को अच्छी तरह जानता था। उसकी हल्की हल्की रुकावट को नज़रअंदाज करते हुए विपिन फिर से अपनी दीवानगी उस पर निशावर करने लगा। अक्षय की आंखों से आंसू बहकर तकिए में समाने लगे, जबकि विपिन अपने जुनून से उसकी जान फिर से निकाले जा रहा था। थोड़ी देर के बाद विपिन उसे शावर के नीचे खड़ा करके खुद ही शावर जेल से नहला रहा था। अक्षय बच्चों की तरह मुंह फुलाकर उसे देख रही थी, जो बेहद बेशर्म और ढीठ साबित हुआ था। अरे, अब क्यों मुंह बना रही हो? अब तो मैंने कुछ किया भी नहीं। विपिन ने शावर बंद करते हुए उसे बाथरोब पहनाया और प्यार से भरकर बोला। आप बहुत जालिम हैं, वो आंसू पोंछते हुए बोली। एक ही रात में इनाम दे दिया। विपिन ने एक पाँव उठाकर मुस्कुराते हुए उसे बाहों में उठाया और बाहर ले आया। उसने अक्षय को ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाया और तौलिए से उसके बाल सुखाने लगा। वो उसे बिल्कुल बच्चों की तरह संभाल रहा था। तौलिया सिर पर रखे रखे जब उसने अक्षय के लाल गुलाबी होठों को देखा तो विपिन ने फिर से एक मीठी सी शरारत करने की कोशिश की, लेकिन इस बार अक्षय ने गुस्से में उसे जोर से चुटकी काट ली। अरे, मार खाओगी क्या? विपिन ने उसे घूरा। और जो आप कर रहे हैं उसका क्या? इतना पागल और दीवाना कौन होता है? रात से लेकर अब तक आपने मुझे पागल कर दिया है। एक तरफ तो आप मुझसे नफरत दिखाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ। वो नम आवाज में पलकें झुकाए शिकवा करने लगी। हाँ, गुस्सा था, पर तुमसे नफरत क्यों करने लगा? विपिन इस बार गंभीर हुआ। गुस्सा क्यों था? क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला था। विपिन ने अलमारी से खूबसूरत ड्रेस निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। ये ड्रेस आप कब लाए? अक्षय ने उसके हाथ में एक नया सुंदर सूट देखकर हैरानी से पूछा। विपिन ने गहरी सांस ली। अब वो उसे क्या बताता कि ये सारे कपड़े उसने नीलम के लिए खरीदे थे जब उनका रिश्ता तय हुआ था, लेकिन नीलम को उसने कभी छुआ भी नहीं था। वो जब भी बाजार जाता, कोई चीज़ पसंद आती तो वो ले लेता, इसी सोच के साथ कि अपनी पत्नी को देगा। पर नीलम सिर्फ नाम की पत्नी बनकर रह गई और अब अक्षय उसकी असली पत्नी बन चुकी थी। मैं पहना दूं? विपिन ने हैंगर से ड्रेस निकालते हुए पूछा। नहीं, मैं खुद पहन लूंगी। वो घबराकर तुरंत ड्रेस लेती हुई चेंजिंग रूम में छिप गई। विपिन भी अपने कपड़े लेकर दूसरे बाथरूम की ओर बढ़ गया। मालिक, बिटिया का पता चल गया है। शिवनाथ के खास आदमी ने आते ही खबर दी। कहाँ है वो? शिवनाथ ने बेचैनी से पूछा। तो उसके आदमी ने अपने पीछे खड़ी एक लड़की की तरफ इशारा किया। शिवनाथ एक पल को सोच में पड़ गया। वो खूबसूरत लड़की आधुनिक शैली के कपड़ों में खड़ी थी, जिससे उसकी सुंदरता और भी चमक रही थी। आपकी बेटी गायब है? नीलम ने कदा से पूछा। हाँ, मेरी ही बेटी है। कहाँ है वो? शिवनाथ की बेचैनी देखने लायक थी। विपिन चौधरी के पास। नीलम की इस बात पर शिवनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। विपिन चौधरी? उसकी आवाज़ जैसे किसी गहरी खाई से निकली। वो वहाँ कैसे पहुँच गई? शिवनाथ ने हैरानी से पूछा। जैसे भी पहुँची उस बात को छोड़ो, पहुँच गई है ना? अब उसे वापस लेकर आओ, तभी तुम्हें असली मर्द मानूंगी। नीलम ने घमंड से कहा। मुझे अपनी बेटी विपिन से वापस छीनना अच्छी तरह आता है, समझी तुम? शिवनाथ कड़वाहट से बोला। नीलम ने एक ताना मारती हुई मुस्कान दी। उसने अक्षय और विपिन की शादी की बात शिवनाथ से छिपा ली थी। वो नहीं चाहती थी कि शादी की बात सुनकर शिवनाथ पीछे हट जाए। क्या हुआ? कहाँ से आ रही हो? जब नीलम हवेली में दाखिल हुई तो उसे देखकर रुक्मणी देवी ने उसके चेहरे पर एक अनोखी खुशी देखते हुए पूछा। अरे दीदी, यहाँ आइए, आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनानी है। उसने रुक्मणी देवी का हाथ थामा और सोफे पर बैठ गई। बहुत जल्द ये अक्षय नाम का कांटा हमारी जिंदगी से निकलने वाला है, बस देखते जाइए, उसने रहस्यमयी अंदाज में कहा। क्या मतलब? क्या करके आई हो तुम? रुक्मणी देवी घबरा गई। दीदी प्लीज यार, अब लेक्चर देना शुरू मत कर देना। नीलम के ये शब्द मुंह में ही थे, तभी विपिन अक्षय का हाथ थामे उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले आया। सुबह का नाश्ता उन्होंने कमरे में ही किया था और अब दोपहर के खाने के समय वो लोग बाहर निकले थे। रुक्मणी देवी ने मुंह बनाया लेकिन चुप रहीं। खाने के दौरान विपिन कभी कभार सामने दुश्मनों के रूप में छिपे अपनों को ऐसी तिरछी नज़रों से देख रहा था कि उसका अंदाज बड़ा जानलेवा लगता था। अचानक जब नीलम को विपिन की नज़रों में अपने लिए एक अजीब सी कड़वाहट महसूस हुई तो खाना खाते खाते उसे धसका सा लग गया। आप ठीक हैं? अक्षय ने तुरंत नीलम की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और उसकी पीठ थपथपाई।
विपिन ने मना करने के लिए सिर हिलाया ही था कि तभी नौकरानी ने आकर खबर दी कि बाहर कोई शिवनाथ नाम का आदमी आया है। विपिन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई तो वहीं अक्षी के चेहरे का रंग उड़ गया। अक्षी ने बेख्तियार विपिन की कलाई को दबोच लिया। मैं जब तक न कहूँ बाहर मत आना, विपिन ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाकर कहा और उठकर खड़ा हो गया। वहीं अक्षी दिल ही दिल में ईश्वर का नाम जपते हुए खुद की सलामती की दुआएं मांगने लगी। विपिन बाहर हॉल में आया तो शिवनाथ बेचैनी से चक्कर काट रहा था। कहो शिवनाथ, कैसे आना हुआ? विपिन ने सोफे पर बैठते हुए एक टांग पर दूसरी टांग चढ़ाकर गर्व से कहा। मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ, अपनी बेटी को लेने आया हूँ। मेरी बेटी को बुलाओ अभी के अभी, शिवनाथ गुस्से से चिल्लाया। आवाज नीचे रखकर बात करो शिवनाथ, ये तुम्हारा घर नहीं मेरा घर है, विपिन चौधरी का घर। खबरदार, जो आवाज ऊंची हुई हलक से जबान खींच लूंगा तुम्हारी, समझे? विपिन गुस्से से भरी आवाज में बोला। मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। शिवनाथ भी अपनी मांग से पीछे नहीं हटा। कौन सी बेटी? तुम्हारी बेटी जब यहाँ पर आई थी ना, तब शिवनाथ की बेटी थी, लेकिन अब वो विपिन चौधरी की पत्नी है। विपिन की कड़कदार आवाज पर शिवनाथ ने अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींची। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। शिवनाथ का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। आपकी बेटी न सिर्फ मेरी पत्नी बन चुकी है, बल्कि हमारे बीच एक बहुत गहरा पवित्र रिश्ता भी जुड़ चुका है। अब आपके लिए भलाई इसी में है कि अपने रास्ते चले जाएं। देखो विपिन चौधरी, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। मेरी बेटी को बीच में मत लाओ, उसे छोड़ दो। शिवनाथ, विपिन चौधरी ने उसे सख्त आवाज में पुकारा। खबरदार, जो अपनी जबान से मेरी पत्नी को मुझे छोड़ने के लिए कहा तो जान ले लूंगा तुम्हारी। चलो निकलो यहाँ से तुरंत। वो गुस्से से बोलता हुआ हाथ के इशारे से बाहर का दरवाजा दिखाने लगा। तुम्हें ये सब बहुत महंगा पड़ेगा। अपनी बेटी तो मैं लेकर ही रहूंगा, बस देखते जाओ। शिवनाथ अपनी चादर झटके से कंधे पर डालते हुए बाहर की ओर बढ़ गया। वहीं जब विपिन चौधरी वापस अंदर की ओर आया तो देखा नीलम अक्षी पर हाथ उठाने ही वाली थी। नीलम! अचानक विपिन की कड़कदार आवाज सुनकर उसका हाथ हवा में ही थम गया। चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? विपिन ने अक्षी को अपने सीने से लगा लिया। अक्षी ने हैरान होकर उस इंसान को देखा जो एक ही रात में इतना बदल गया था। विपिन, ये लड़की पत्नी है मेरी। विपिन ने नीलम की बात बीच में ही काट दी। विपिन, तुम नीलम से ज्यादा इस लड़की को तवज्जो कैसे दे सकते हो? रुक्मणी देवी ने भी बीच में बोलना जरूरी समझा, क्योंकि मैं इस लड़की को अपनी पत्नी का पूरा दर्जा दे चुका हूँ। विपिन ने अक्षी को अपनी बाहों में कसते हुए नीलम और रुक्मणी देवी दोनों के होश उड़ा दिए। उसका ये बेबाक और बोल्ड अंदाज देखकर रुक्मणी देवी और नीलम दोनों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन विपिन के आगे बोलने का मतलब अपनी आफत बुलाना था। चलो डार्लिंग, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है, मुझे तुमसे सुकून चाहिए, वो गंभीर और मदहोश लहजे में कहता हुआ अक्षी को अपने साथ चिपकाए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में आते ही अक्षी ने तुरंत विपिन से दूरी बनानी चाहिए। खबरदार, जो मुझसे एक इंच भी दूरी बनाई तो जान ले लूंगा तुम्हारी, विपिन ने उसे घूरते हुए कहा। अक्षय मुंह बनाकर उसे देखने लगी। तो रात से क्या कर रहे हैं आप? जान हथेली पर ही तो लाकर रख दी है तुमने मेरी। वो रूठे हुए अंदाज में बोलती हुई उसे बड़ी नाराज़ी लगी। उसकी बात पर विपिन की जोरदार हंसी निकल गई, जिस पर अक्षय ने उसे घूर कर देखा। बेशरम! मन ही मन बुदबुदाती हुई वो विपिन की तरफ से मुंह फेर कर दूसरी तरफ देखने लगी। विपिन ने उसकी कमर के नाजुक मोड़ पर हाथ फेरते हुए उसे खींचकर अपने करीब कर लिया तो वो कटी पतंग की तरह उससे जा लिपटी। विपिन! उसने नम आवाज में पुकारा। विपिन की जान! वो उसके चेहरे पर झुकता हुआ बेहद प्यार से पुकार कर उसके कान की लौ को छू गया। अक्षय की आंखों में हैरानी छिपी थी। क्या मैं आपकी जान हो सकती हूँ? कुछ पलों की खामोशी के बाद विपिन ने उसे अपने सीने में भींच लिया। रात के उस नज़दीकी के बाद भी ये सवाल करने की गुंजाइश बचती है क्या? उसका मूड फिर से बदलने लगा था। विपिन, पापा आए थे, क्या कहा उन्होंने? उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? वो विपिन का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगी। अक्षय की इस नाकाम कोशिश पर विपिन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने तुरंत अपने होठों से अक्षय के होठों को बंद कर दिया। एक ही रात में तुमने मुझे अपना दीवाना बना दिया है। सच कह रहा हूँ, अगर थोड़ी सी भी दूरी बनाई तो तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। वो उसे बाहों में उठाकर फिर से बिस्तर पर ले आया। अक्षय की सांसें गले में अटक गईं। विपिन प्लीज, रात की तरह दर्द मत। वो डरते डरते विपिन को रोकना चाहती थी, जिसने अपनी शर्ट एक झटके में उतारकर दूर फेंक दी थी। रात पहली बार था और पहली बार तो थोड़ा बहुत दर्द होता है, लेकिन अब नहीं होगा।
विपिन की जान। विपिन ने उस पर झुकते हुए धीमे से उसकी ड्रेस की साइड जिप नीचे कर दी। अक्षी की सांसें तेज हो गईं। विपिन, आपको सहना इतना आसान नहीं है, वो नम आवाज में धीरे से बोली। जानता हूँ, और विपिन चौधरी को सिर्फ अक्षी ही सह सकती है। एक ही झटके में उसकी ड्रेस को कंधों से नीचे खिसकाते हुए वो उसकी गर्दन में मुंह छुपा गया। अक्षी की सांसें गहरी हो चुकी थीं कि तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और नीलम अंदर दाखिल हुई। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखों में आग की लपटें उठने लगीं और चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। वहीं विपिन ने गर्दन घुमाकर एक नज़र उसे देखा और दांत पीसते हुए सख्ती से उसकी ओर घूरा, जैसे कह रहा हो, दफा हो जाओ यहाँ से। नीलम की आंखों में ढेर सारे आंसू छलक आए। कितना अरमान था उसे विपिन की बाहों का हार बनने का, और उसने एक रात पनाह लेने वाली लड़की को अपनी पत्नी बनाते ही अपनी सारी दीवानगी उस पर निछावर कर दी। अक्षी नीलम को यूं सामने देखकर शर्म के मारे बुरी तरह छटपटाने लगी, लेकिन विपिन ने उस पर अपना पूरा वजन डालते हुए उसकी झटपटाहट रोक दी। नीलम बेशर्मों की तरह अब भी वहीं खड़ी थी। तुमने अच्छा नहीं किया विपिन, तुमने मेरा हक किसी बाहर वाली को दे दिया। मैं तुम्हें कभी माफ। गेट आउट, विपिन गले के बल चिल्लाया। उसकी दहाड़ से अक्षी भी बुरी तरह सहम कर अपनी कमजोर रुकावट को छोड़ गई। दूसरी तरफ नीलम बुरी तरह डरकर कांप उठी। विपिन की आंखों में साफ चेतावनी थी। नीलम एक नज़र अक्षी को घूरते हुए बाहर निकल गई। विपिन ने उठकर दरवाजा अंदर से लॉक किया और वापस अक्षी के पास आते हुए कमरे की लाइट बंद कर दी। खिड़की से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को साफ देख सकते थे। एक बार फिर वो अक्षी पर अपना साया करने लगा। अक्षी ने अपनी सांस रोक ली थी। रात भी उसकी दीवानगी सही, फिर सुबह भी उसने अपनी मर्जी चलाई, और अब फिर से थकान से चूर उसका शरीर अब टूटने लगा था। लेकिन विपिन के अंदर की ताकत और जुनून कम नहीं हो रहा था, बल्कि पहले से भी ज़्यादा शिद्दत के साथ वो उसमें खो गया। इस बार अक्षी के मुंह से चीखें निकल गईं, लेकिन कुछ ही पलों के बाद अक्षी को भी सुकून महसूस होने लगा था। अब कमरे में मध्यम सिसकियां और प्यार भरी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। तुम बहुत नाजुक हो यार, वो उसे कसकर अपने सीने में भींचते हुए मदहोशी में बोला। अक्षी का तो ये हाल था कि अब बस न जाने कौन सा खाना खाते हैं जो इतनी ताकत है इनमें, और पूरी की पूरी मुझ पर उतार देते हैं। दिल ही दिल में सोचते हुए वो विपिन के दिए हर प्यार भरे स्पर्श पर मचल रही थी। विपिन चौधरी उसकी ज़िंदगी में एक तूफान की तरह आया था, जिसने सब उलट पुलट कर रख दिया था। लेकिन फिर भी वो संतोष थी, क्योंकि उसे छूने वाला पहला और आखिरी मर्द विपिन चौधरी ही था। जयवर्धन तक जैसे ही ये खबर पहुंची, वो गुस्से से पागल हो गया। विपिन की ताकत और पहुंच से वो भी अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए बुरी तरह छटपटा कर रह गया। वो जानता था अब उस लड़की को पाना लगभग नामुमकिन हो चुका है, पर उस लड़की का खूबसूरत रूप उसे और बेचैन कर रहा था। शिवनाथ, ये सब ठीक नहीं हुआ। मुझे वो लड़की अपने पास चाहिए थी, और तुम मुझे बता रहे हो कि विपिन चौधरी उससे शादी कर चुका है। कैसे बर्दाश्त करूं? पहला हक तो मेरा था ना, वो चिल्लाया कि तभी नौकर ने एक लड़की के आने की खबर दी। शिवनाथ ने जयवर्धन को देखा और लड़की को अंदर भेजने को कहा। नीलम ने अंदर आते ही शिवनाथ को गुस्से से देखा। कैसे बाप हो तुम, और कैसा रुतबा है कि एक लड़की को वापस नहीं ला सकती? वो भड़क उठी थी। जयवर्धन की गंदी नजरों ने नीलम को ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन उससे अनजान नीलम शिवनाथ पर चिल्ला रही थी। उस विपिन की ताकत से कौन वाकिफ नहीं है? अक्षय के लिए उसकी आंखों में जुनून देखा था मैंने, कैसे उसे साथ ला सकता था? विपिन अपने दुश्मनों से बात बाद में करता है, गोली पहले चलाता है, शिवनाथ ने कड़वाहट से कहा। तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उस लड़की को तुम तक पहुंचाऊंगी, लेकिन उसके बाद वो विपिन तक वापस नहीं पहुंचनी चाहिए। वो उन्हें चेतावनी दे रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ नीलम को देखकर जयवर्धन की नीयत खराब हो चुकी थी। उसे तो बस एक खूबसूरत लड़की चाहिए थी, चेहरा बदल भी जाता तो क्या फर्क पड़ता, थी तो लड़की ही ना। जैसे ही वो मिलेगी उसे जयवर्धन के हवाले कर दूंगा और तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। शिवनाथ की बात पर नीलम ने जयवर्धन की तरफ देखा। उसे बर्बाद कर देना, रुस्वा कर देना, किसी को मुंह दिखाने के लायक मत छोड़ना, और उसका हाल इतना बुरा करना कि विपिन उसे दोबारा अपना न सके। नीलम की आवाज़ में नफरत साफ झलक रही थी। तुम्हारा विपिन से क्या रिश्ता है? जयवर्धन की गहरी नज़रों ने नीलम के खूबसूरत चेहरे और शरीर को घूरा। पति है वो मेरा, लेकिन एक दिन भी मेरे करीब नहीं आया, और तुम्हारी सौतेली बेटी एक ही रात में उसकी बाहों तक पहुंच गई। नीलम की बात सुनकर जयवर्धन की आंखें चमक उठी। नीलम के जरिए विपिन से बदला लेने का सुनहरा मौका उसके हाथ लग गया था। नीलम जैसे ही मुड़ी, जयवर्धन ने झपट्टा मारकर उसे अपनी पकड़ में ले लिया। वो बुरी तरह बौखला गई, लेकिन जयवर्धन ने उसे सोचने समझने का मौका दिए बिना उठाकर
अपने कंधे पर लाद लिया। विपिन को मैसेज भेज दो कि अगर अपनी दूसरी पत्नी सही सलामत चाहिए तो मेरी अक्षी मुझे वापस लौटा दे। जयवर्धन कड़े लहजे में कहता हुआ एक कमरे की ओर बढ़ गया। जाहिर तौर पर नीलम ने कुछ देर अपने हाथ पांव चलाए, लेकिन जयवर्धन की गठीली बॉडी के आगे वो खुद भी बहकने लगी थी। कमरे में आते ही जयवर्धन ने गेट बंद किया और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, नीलम अपनी शर्ट के बटन खोलते उसके करीब आ चुकी थी और जयवर्धन का हाथ अपनी धड़कनों पर रखती वो जयवर्धन को एक पल में ही आउट ऑफ कंट्रोल कर गई थी। एक ही झटके में उसने उसके हुक खोलते हुए बेड पर गिरा दिया। भले वो 45 साल का था, लेकिन अभी उसका जुनून कम नहीं हुआ था। वो उसकी नरम नरम धड़कनों को बुरी तरह दबोचता नीलम को सिसकने पर मजबूर कर रहा था और फिर कुछ ही देर में नीलम की चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी थीं। कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही थी। अब नीलम बुरी तरह पछता रही थी कि सांड को मौका क्यों दिया। वो उसके नरम वजूद को बुरी तरह झंझोड़ गया था। जयवर्धन के कमरे की ओर देखता हुआ शिवनाथ अपना सिर पकड़कर बैठ गया। शाम के साए गहरे हो रहे थे। विपिन और अक्षय एक दूसरे से लिपटे गहरी नींद में सो रहे थे। थोड़ी देर पहले वो फ्रेश होकर सोए थे कि तभी विपिन के फ़ोन पर आती कॉल से उसकी आंख खुल गई थी। उसने धीरे से अक्षय की ओर देखा, जिसका चेहरा एकदम लाल हो रहा था। इस ठंड के मौसम में रात से 3-4 बार नहाने की वजह से वो पूरी तरह थककर निढाल पड़ी उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। विपिन के होठों पर एक प्यार भरी मुस्कान आ गई। मोबाइल पर कॉल फिर से आने लगी। विपिन ने कॉल रिसीव की और सामने से जो खबर मिली उसे सुनकर लगा जैसे उसकी सांसें थम गई हों। होंठ भींचते हुए उसने कॉल काटी और अक्षय का सिर बहुत आराम से तकिए पर रखा। वो तुरंत उठा, चेंजिंग रूम में जाकर जल्दी से तैयार हुआ और बाहर निकल गया। सर, नीलम जी जयवर्धन के कब्जे में है और शिवनाथ की मांग है कि उसकी बेटी को वापस लौटाया जाए, तभी वो नीलम जी को छोड़ेगा। अपने खास आदमी की बात याद करते हुए वो तूफान की रफ्तार से उस जगह पहुंचा जहां उसकी प्राइवेट डिटेक्टिव टीम ने जयवर्धन की लोकेशन बताई हुई थी। विपिन चौधरी अकेला नहीं था, उसका दोस्त और डीएसपी अर्जुन शर्मा भी पूरी पुलिस टीम के साथ उसके साथ था। जयवर्धन के अड्डे पर पहुंचते ही अर्जुन शर्मा ने हमला कर दिया। जयवर्धन के आदमियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला, फिर भी वो अपना बचाव करते रहे। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, लेकिन आखिरकार जीत सच्चाई की हुई। जयवर्धन के अड्डे को डीएसपी अर्जुन शर्मा ने अपने कब्जे में ले लिया। विपिन बेधड़क आगे बढ़ता चला गया। वो हर जगह नीलम को तलाश कर रहा था, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो विपिन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। नीलम बहुत ही बुरी हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर खरोंचों और चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और चेहरे पर भी उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। विपिन ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी ओर बढ़ा। नहीं विपिन, वहीं रुक जाओ, मेरे करीब मत आना। मैं बहुत गिरी हुई लड़की हूँ। मेरी ये हालत खुद मेरी वजह से है। वो दीवार से सटकर फूट फूट कर रोते हुए गहरी सांसें लेने लगी। चलो, तुम्हें अस्पताल लेकर जाना है। विपिन ने अपनी शर्ट उतार कर उसके शरीर को ढकने की कोशिश की और भारी आवाज़ में बोला, क्यों? मुझे मर जाने दो विपिन। मैं सबकी खुद जिम्मेदार हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ, न अच्छी बेटी बन सकी, न अच्छी पत्नी। मैं तो एक अच्छी इंसान भी नहीं बन सकी। अक्षय की इज्जत का सौदा करने आई थी और अपनी ही इज्जत गवा बैठी। जयवर्धन से ही नहीं बल्कि उसके आदमियों से भी। वो दोनों हाथों में चेहरा छिपाकर रो पड़ी। उसकी बात सुनकर विपिन ने अपने होंठ भींच लिए। उसका दिल चाहा कि इस लड़की का गला घोंट दे, लेकिन वो अपने किए की सजा पा चुकी थी। विपिन ने धीरे से उसे अपनी बाहों में उठाया और बाहर की तरफ बढ़ गया। पहली बार विपिन ने उसे छुआ था जब कोई गैर मर्द उस पर अपनी जुल्म की मोहर लगा चुका था। नीलम ने हैरानी से उसे देखा। विपिन उसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। जयवर्धन फरार हो चुका था, लेकिन अर्जुन शर्मा और उसकी पुलिस टीम उसे ढूंढ रही थी। विपिन नीलम को अस्पताल ले आया, जहां वो बेहोश हो चुकी थी और डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे। विपिन दीवार से टेक लगाए गहरी सोच में डूबा खड़ा था। उसने रुक्मणी देवी को खबर कर दी थी। जैसे ही रुक्मणी देवी अस्पताल में दाखिल हुई, नीलम पर बीती वो तबाही उन पर पहाड़ बनकर टूटी थी। चाची जी, इतना कुछ हो जाने के बाद मैं नीलम से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। उसने जो करना चाहा वो हुआ नहीं। कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उसमें गिर जाते हैं। नीलम ने अक्षय के लिए गड्ढा खोदा और खुद उसमें गिर गई। उसकी इतनी बड़ी गलती मैं माफ़ नहीं कर सकता। जी तो चाहा कि जान से मार दूं उसे, लेकिन आपका लिहाज कर गया। पर अब बस तलाक के कागजात आपको जल्द ही मिल जाएंगे। दादाजी का घर आपको मुबारक हो।
आप अपनी बहन के साथ वहाँ रहिए, बिजनेस में भी जो शेयर उसके हिस्से का है वो भी मिल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। वो अपनी बात कहता हुआ लंबे लंबे कदम बढ़ाता वहाँ से बाहर निकलता चला गया। रुक्मणी देवी वहीं बेंच पर बैठकर आंसू बहाने लगी। जयवर्धन पकड़ा जा चुका था और विपिन ने नीलम को तलाक दे दिया। नीलम अब पहले से बेहतर हो चुकी थी, उसके शरीर के जख्म भी भरने लगे थे, लेकिन जो जख्म उसकी रूह पर लगे थे वो कभी नहीं भरने वाले थे। विपिन के तलाक देने पर भी उसने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वो खुद को विपिन के काबिल समझ ही नहीं रही थी। रुक्मणी देवी उसका ख्याल रखती थी, लेकिन नीलम को जैसे खामोशी निगल गई थी। शिवनाथ ने विपिन के पास आकर उससे माफ़ी मांगी थी कि वो जयवर्धन का कर्जदार था, इसलिए उसने ये सब किया, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी बेटी एक मजबूत इंसान के हाथों में थी जो उसकी हिफाजत करना बहुत अच्छी तरह जानता था। अक्षी ने विपिन की ओर देखा जैसे इजाज़त मांग रही हो कि क्या वो अपने पापा के गले लग जाए। विपिन ने उसे एक सख्त घूरती नज़र से देखा। अक्षी का उसके सामने किसी और को अहमियत देना विपिन को बहुत चुभता था। आप मेरे सगे पापा नहीं हैं, लेकिन कभी मुझे सौतेलेपन का एहसास भी नहीं होने दिया आपने, सिवाय उन पलों के जब जयवर्धन मुझसे शादी करने वाला था। बहुत अकेलापन महसूस किया था मैंने तब। अक्षी की आंखें भर आईं। शिवनाथ ने उससे माफ़ी मांगी और चले गए। शिवनाथ के जाने के बाद विपिन अक्षी की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू देखकर बोला, आज के बाद ये आंखें मुझे हमेशा मुस्कुराती हुई मिलें। वो उसे गले से लगा गया। विपिन, मैं शिवनाथ की सगी बेटी नहीं हूँ, मैंने आपसे झूठ बोला था। वो सिर झुकाकर बोली, जानता हूँ पहले ही दिन से, तभी तो कहा था कि तुम्हारे झूठ की सज़ा मेरी नज़दीकी है। वो उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए बोला, नीलम कैसी है अब? बेख्तियार उसे नीलम की याद आ गई। विपिन चौधरी घर छोड़ चुका था। अक्षी को लेकर वो अपने कालिशान अपार्टमेंट में रह रहा था, जबकि एक बेहद खूबसूरत महल जैसा बंगला तैयार हो रहा था, जहाँ वो लोग जल्द ही शिफ्ट होने वाले थे। ठीक होगी, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दिया करो, मुझसे ज़्यादा किसी और पर ध्यान देती हो तो मुझे गुस्सा आता है। वो अक्षय के गालों पर चुटकी काटते हुए बोला, तौबा है विपिन, आप तो वैम्पायर बन गए हैं। वो तो मैं आज रात बनूंगा, विपिन ने मुस्कुराकर कहा। अक्षय विपिन के प्यार और उसकी सच्ची मोहब्बत में दिन ब दिन निखरती जा रही थी। उसके चेहरे पर खिलती हुई खुशी विपिन को बहुत प्यारी लगती थी। अचानक से विपिन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। विपिन, वो अचानक से डर गई। क्या हुआ? इतना डर किस बात का? विपिन पर भरोसा रखो, तुम्हें कभी हल्की सी खरोंच भी नहीं आने देगा। तुम्हें पता है, तुम मेरी ज़िंदगी और मेरे दिल में आने वाली पहली लड़की हो। तुमसे पहले ज़िंदगी फीकी थी, तुमने मेरी ज़िंदगी में रंग भर दिए हैं। तुम मेरी वफादार हो, सिर्फ मेरी हो, और इस एक बात के बदले पूरा विपिन चौधरी तुम्हारा है। वो उसे कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटाते हुए उसके माथे को चूम गया। पूरा विपिन चौधरी भी मेरा और उनकी बेकाबू दीवानगी भी मेरी। प्यार के नाजुक पलों में अब मुझे तुम्हारी शिद्दत और तुम्हारा जुनून ही भाता है। जरा सी भी नरमी करते हो तो मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती। अक्षी ने विपिन के गले में अपनी बाहें डालते हुए उसके सीने पर अपने होंठ रख दिए। विपिन तो जैसे उसके प्यार को पाकर दीवाना हो गया था, और अगले ही पलों में दोनों एक दूसरे के प्यार में गुम होकर पूरी दुनिया को भूल बैठे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।